ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अभी अभी औद्योगिक टॉपिक को समाप्त किया एंकल की क्लास में, और उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका 2015 का था, जो मैंने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति को कवर करके उस क्वेश्चन को मैंने कवर कर दिया। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन जो 2013 में जिस वर्ष आपका सिलेबस चेंज हुआ था, ठीक उसी वर्ष 2013 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो मैं सोचता हूँ कि उन्हीं उस प्रश्न को मैं पहले आपके सामने रखूँ। विलंब से होने वाली विलंब से होने वाली विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति, विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक क्रांति, जापानी औद्योगिक क्रांति, जापानी औद्योगिक क्रांति ऐसे कारक भी थे, क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे, कुछ ऐसे कारक भी थे, कुछ ऐसे कारक भी थे देशों के अनुभव से, जो पश्चिमी देशों के अनुभव से, पश्चिमी देशों के अनुभव से, पश्चिमी देशों के अनुभव से, अनुभव से, पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न, पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न, के अनुभव से बिल्कुल भिन्न, पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे। विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए, विश्लेषण कीजिए। पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे, विश्लेषण। अब देखिए यह टॉपिक है, इसी को हम देखते हैं। इसमें विश्लेषण करना है, विश्लेषण करने वाली जो क्वेश्चन होती है तो उसमें हमें कुछ करना नहीं होता, उसको तोड़ के बताना पड़ता है। जैसे देखो इस तरह विलंब से होने वाली जापानी औद्योगिक तरीका, तो पश्चिमी देशों के अनुभव से बिल्कुल भिन्न थे, विश्लेषण कीजिए। तो विलंब से होने वाली क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्रांति तो एशियाई देशों की चीज ही नहीं थी, औद्योगिक क्रांति तो उपनिवेशों की चीज ही नहीं थी। उपनिवेशों में तो विलंब से होना ही था, क्योंकि उसमें तो वो मौलिक चीजें उपलब्ध ही नहीं थी। तो आप इसको जैसे शुरू करना है तो आप इसको ऐसे शुरू कर सकते थे कि सामंतवाद, सामंतवाद एवं उपनिवेशवाद, 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 सामंतवाद उपनिवेशवाद के बीच, उपनिवेशवाद के बीच पीछे जा रहे, उपनिवेशवाद के बीच पीछे जा रहे जापान, जापान के लिए, जापान के लिए औद्योगिकरण एक दुर्लभ चीज थी, औद्योगिकरण एक दुर्लभ चीज थी, औद्योगिकरण एक दुर्लभ चीज थी, एक दुर्लभ चीज थी, दुर्लभ चीज थी। परंतु फिर भी जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, फिर भी जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, इस दिशा में आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अब ये तुम एक तरह से देखो, जो क्वेश्चन हम उठाते हैं तो सबकी अपने अपने तरीके होते हैं। मतलब ऐसा मत सोचिए कि हमें भी इसी तरह स्टार्ट करना, आपको जिस तरह से स्टार्ट करना है आप कर लो, और जनरल स्टडीज वाले पेपर में आप आगे चल के पॉइंट बना लो। तो उसमें क्या है कि आपको कम समय में एक क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, और आपका एक क्वेश्चन जो पूछा है तो उसका साइज 250 वर्ड्स है, 230 में। अब तो आपको नॉर्मली क्वेश्चन का साइज 150 वर्ड्स कर दिया है, फिर 250 वर्ड्स कर दिया। तो जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, तो फिर भी जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, और जहां आपने दिया कि जापान इस दिशा में आगे बढ़ा, फिर आप तो औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण प्रयास स्वतंत्र नहीं था, प्रयास स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, प्रयास स्वतंत्र नहीं था, अपितु, अपितु
उस आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा था, उस आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा था, आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा था, कार्यक्रम का हिस्सा था, कार्यक्रम का हिस्सा था जो हिस्सा था जो जो मेजी पुनर्स्थापना, जो मेजी पुनर्स्थापना, जो मेजी पुनर्स्थापना के साथ आरंभ हुआ था, हिस्सा था जो मेजी पुनर्स्थापना के साथ आरंभ हुआ था, आरंभ हुआ था तथा जिसका लक्ष्य था, तथा जिसका लक्ष्य था, पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती देना, जिसका लक्ष्य था पश्चिमी साम्राज्यवाद, जिसका लक्ष्य था पश्चिमी साम्राज्यवाद को चुनौती देना। तो अब जैसे आपने यहाँ पर स्टेज टाइम दिया, अब इसमें क्या करें कि आपका क्वेश्चन शुरू हो चुका है, उसमें कोई समस्या नहीं, एक पैराग्राफ में भी आपने ऊपर हर कुछ लिख दिया है। अब इसमें आपको यह देखना है कि अब यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करके यह देना है उपयुक्त कारक जापानी औद्योगिकरण को पश्चिमी औद्योगिकरण से पृथक एवं पश्चिमी औद्योगिकरण से पृथक एवं विशिष्ट बना देंगे। पश्चिमी औद्योगिकरण से पृथक एवं विशिष्ट, पश्चिमी औद्योगिकरण से पृथक एवं विशिष्ट बना देंगे। विशिष्ट बना देते हैं। अब यहाँ पर जैसे आपने दे दिया, अब सिर्फ यहाँ पर आप टेस्ट दे दीजिए और कौन से कारक है उपयुक्त कारक उसे विशिष्ट बना देते हैं। अब विशिष्ट किस रूप में? ये निम्नलिखित रूप में विशिष्ट। अब निम्नलिखित रूप में आप उसमें जो भी पॉइंट देते जाओगे वो आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर दिया कि विलंब से होने वाले जापानी औद्योगिक क्रांति में कुछ ऐसे कारक भी थे जो पश्चिमी देशों के अनुभवों से बिल्कुल भिन्न थे। तो विशिष्ट बना देते हैं। क्या विशिष्ट बनाते हैं? तो आप यहाँ दे सकते हो कि ये निम्नलिखित पहलू। अब यहाँ से आप डैश दोगे और डैश देकर पहला पॉइंट में आप इसको दे सकते हो कि का औद्योगिकरण, जापान का औद्योगिकरण राज्य के जापान का औद्योगिकरण राज्य की पहल पर शुरू हुआ। पहला पहलू ये भी। अब एक बात मैंने बताया था कि जो जापान का औद्योगिकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका कोई पूंजीपति वर्ग ने नहीं निभाई, बल्कि पूर्व सामंतों ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई। तो दूसरा दे सकते हो कि जापान के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन, जापान के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन किसी पूंजीपति वर्ग से नहीं। जापान के औद्योगिकरण को प्रोत्साहन किसी पूंजीपति वर्ग से नहीं, बल्कि पूर्व सामंतों से ही मिला। दूसरी, फिर आप यहाँ पर दे सकते हो कि राज्य के द्वारा, क्योंकि निजी पूंजीपति निवेश के लिए सामने नहीं आए
इसलिए राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा राज्य के द्वारा स्वयं स्वयं उद्योगों की स्थापना कर राज्य के द्वारा स्वयं उद्योगों की स्थापना कर उद्योगों की स्थापना कर बैंकरों के हाथों बेच दिया गया बैंकरों के हाथों बेच दिया गया बैंकरों के हाथों बेच दिया गया तीसरा पॉइंट आपका हो गया। चौथा पॉइंट में करिए कि इस कारण जापान में आरंभ में ही बैंकिंग पूंजी, औद्योगिक पूंजी और बैंकिंग पूंजी, औद्योगिक पूंजी एवं बैंकिंग पूंजी, औद्योगिक पूंजी एवं बैंकिंग पूंजी एक हो गई, बैंकिंग पूंजी एक हो गई, और फिर एकाधिकारवादी पूंजीवाद का विकास हुआ। 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 एकाधिकारवादी पूंजीवाद ने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। एकाधिकारवादी पूंजीवाद ने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। पूंजीवाद ने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। एकाधिकारवादी पूंजीवाद ने सैन्यवाद को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो छोटे छोटे पैराग्राफ बना के लिख सकते हो। अगर आप चाहो तो छोटे छोटे पैराग्राफ की जगह आप पॉइंट बना के लिख सकते हो। आपको डिपेंड करता है। सिर्फ जो क्वेश्चन का मूल डिमांड है वो एड्रेस होना चाहिए। 2015 का क्वेश्चन तो मैंने खुद कर दिया था। उसी समय जिसमें आपको मैं ब्रिटिश औद्योगिकरण के बारे में, ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बता रहा था, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को खुद ही कर दिया था। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। और ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा था कि क्या कारण था, आप बताएं। 200 वर्ड्स के क्वेश्चन और 3 पार्ट में दिया गया। तो कई बार तो ऑप्शन से ज़्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे स्टडी में पूछ डालते। क्वेश्चन नंबर ऐसा है कि क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी। मतलब क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा की थी। वहाँ के लोगों का औद्योगिकरण के दरमियान में क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ था। और भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ वो किस प्रकार तुलनीय है। तो यह मैंने आपको, आप याद करो पीछे मैंने आपको कवर किया हुआ है, जिसमें मैंने ब्रिटिश औद्योगिकरण को कवर कर रहा था। उस पार्ट में मैंने इसको कवर कर दिया था। आप देखिए, अब वो क्वेश्चन एक आप लोग रख डालता हूँ, आप लोग इसको ट्राई कर लेना। अन्य क्षेत्रों में प्रसारित होने वाले औद्योगिकरण का मॉडल निश्चय ही ब्रिटिश औद्योगिकरण से पृथक था। निश्चय ही ब्रिटिश औद्योगिकरण से पृथक था। औद्योगिकरण से पृथक था। पृथक रहा, ब्रिटिश औद्योगिकरण से पृथक रहा। की बड़ी चीज। और ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं। आप इस प्रश्न को आराम से टेकल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यह देखना है कि जो औद्योगिकरण का मॉडल ब्रिटेन में विकसित है, उस पर आपको चर्चा नहीं करनी। जैसे आपको हमने 4-5 मॉडल बताए हैं, उसमें आप 1-2 मॉडल छोड़ भी सकते हैं। आप 3 ही मॉडल को पकड़ लो। आप रूसी मॉडल को पकड़ लो, जापान के मॉडल को पकड़ लो, संयुक्त अमेरिका के मॉडल को पकड़ लो, या फिर आप जर्मनी के मॉडल को पकड़ लो, जापान और रूस के मॉडल को पकड़ लो, और बताइए कि एक क्षेत्र में जब औद्योगिकरण होता है तो दूसरे क्षेत्र में वह विऔद्योगिकरण को प्रोत्साहन देता है। तो जब जो क्षेत्र औद्योगिकरण के क्षेत्र में विलंब से आता है, वो प्रथम औद्योगिक देश के रास्ते पर चलने पर वो पिछड़ जाएगा। इसलिए वो अपना रास्ता स्वयं अपनाता है, और तब फिर आप अलग अलग करके दिखा देंगे। बस थोड़ी सी आपको चर्चा करनी है, कुछ एग्जाम्पल आपको दे देने हैं। आप किसी भी तरह से टेकल करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपको ट्राई करेंगे, फिर वो क्वेश्चन को अपने ढंग से, चाहे वो कितनी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे, आप उसका आंसर कर सकते हो। जैसे आपको क्वेश्चन दे सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में
औद्योगिक क्रांति ने यूरोप यूरोप में लोगों की गति और संस्कृति को बदल दिया। लोगों की गति एवं संस्कृति को बदल दिया। लोगों की गति एवं संस्कृति को बदल दिया। लोगों की गति एवं संस्कृति को बदल दिया। टिप्पणी कीजिए। लोगों की गति एवं संस्कृति को बदल दिया। टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी कीजिए। अब इसी क्वेश्चन पर, इसमें आपको बिल्कुल नहीं, आपको 2 मिनट केवल सोचना है। गति की बात होगी तो आपको पहले शुरू करना है यहाँ नहर, पक्की सड़क, नहर, पक्की सड़क, रेलवे तथा आगे बता देना, आगे ऑटोमोबाइल, टेलीग्राफ आदि। जैसे द्वितीय औद्योगिकरण तक तो वहीं जाएगा, तो हम केवल प्रथम औद्योगिकरण की बात नहीं कर रहे, द्वितीय औद्योगिकरण जा रहे हैं। इन सब के बारे में बता दो। इसका मतलब यातायात और संचार व्यवस्था के क्षेत्र में जो क्रांति आई वह मानी जाती है कि वह यूरोप के लोगों की गति को बदल दिया। और जहाँ तक संस्कृति की बात होगी तो संस्कृति में आप बहुत सारी चीजें दे सकते हैं। जैसे संस्कृति में आप दे सकते हैं कि उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन, जीवन गुड्स के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण, जिसको ग्रॉस मटेरियलिज्म कहते हैं, जिसको प्रचंड भौतिकतावाद कहते हैं, उसकी तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ेगा। ये फैक्टर तो आ जाएगा। दूसरा, उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन। दूसरा फैक्टर, मानव करुणा में हरास। मानव करुणा में हरास। करुणा का मतलब तो समझते ही हो गया। द डिक्लाइन इन ह्यूमन कंपैशन। मानव के मन में जो करुणा है दूसरे के प्रति, यानी अपने अन्य बिरादर के प्रति, मानव और मानव में जो लगाव है वो कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उनके प्रति उनके इतना भौतिकतावाद की तरफ आकर्षण बढ़ेगा तो मूलभूत मानवीय मूल्य है उसका क्षरण होगा। तो आप ये भी कर सकते हो, मानवीय मूल्यों में क्षरण। जीवन स्तर का ऊंचा उठना। पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन को प्रोत्साहन, की प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि जब नवीन तकनीकी आई औद्योगिक क्रांति से प्रकाशन को प्रोत्साहन। समाज के उच्च वर्ग की सुविधाजीविता। उच्च वर्ग का मतलब यहाँ पर मध्य वर्ग है। सुविधाजीविता में वृद्धि। गांव का उजरना एवं शहरों का बसना। गांव का उजरना एवं शहरों का बसना। प्रकृति का क्षरण, प्राकृतिक सौंदर्य का क्षरण एवं शहरी जीवन की कठिनाई एवं कृत्रिमता। अब यहाँ पर अगर आप, जैसे यही चीज मुझे लगता है कि आप अगर क्लास 9 या 10 की एनसीईआरटी बुक है, उसमें एक वहाँ पर उस समय का जो एक लिटरेरी मैन है उसका नाम कोट किया गया है, चार्ल्स डिकेंस की कृति है हार्ड टाइम्स। चार्ल्स डिकेंस रचना के नाम अगर भूल जाओ तो केवल चार्ल्स डिकेंस के उपन्यास,
उपन्यास एवं रोमांटिक रोमांटिक कवियों के लेखन में रोमांटिक कवियों के लेखन में कवियों के लेखन में रोमांटिक कवियों के लेखन में चार्ल्स डिकेंस का उपन्यास भी रोमांटिक कवियों के लेखन में यह स्थिति व्यक्त हुई। लाइफ में वो जैसे प्रकृति का क्षरण हो रहा है, जीवन में जो मौलिकता है वो नष्ट हो रही है, कृत्रिमता आ रही है। अब वर्ड्सवर्थ आपने नाम सुना होगा, जॉन सेली का नाम सुना होगा, बायरन किट्स, तो आदि की रचनाओं में, चार्ल्स डिकेंस की रचनाओं में या अब उसी समय जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप सामान्यतः एक एनसीईआरटी की पुस्तक भी आप अगर पढ़ते रहते हो तो आपको वहाँ पर कई सारे दृष्टांत मिल जाते हैं। उस छोटी सी एनसीईआरटी पुस्तक में बहुत सारी चीज़ें भी है और यूपीएससी में जो आपके क्वेश्चन सेटर होते हैं आपके एनसीईआरटी पुस्तक से प्रभावित होते हैं। तो आप क्लास कवर करने के बाद भी एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा अगर देखोगे तो काफी फायदा होगा। वैसे ही आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरी जो अध्ययन सामग्री है इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी बढ़िया, और मैंने उसको खुद से ही एक तरीके से तैयार किया हुआ है। उसमें आपको बहुत कुछ मैं पेज में बता सकता हूँ कहाँ पर आपको क्या मिल जाए और वो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। तो ये आप देखिए। और अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक पर, लेकिन फिर एक बार मैं आपको याद दिलाता हूँ। अभी आप लोग कवर कर रहे हो, ध्यान करना। आप जब वर्टिकल स्टडी, जैसे हमने औद्योगिक क्रांति समाप्त की तो आपकी वर्टिकल स्टडी पूरी हुई। अब आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में जाओगे तो दूसरे टॉपिक में जाते हुए अब आपको हॉरिजॉन्टल स्टडी के लिए अपने आप को फिर तैयार करना होगा। तो हर वर्टिकल स्टडी के साथ हॉरिजॉन्टल स्टडी आएगा और एक टॉपिक को आप दूसरे टॉपिक से जोड़ोगे। अब अभी आपका चल रहा है पार्ट थर्ड, पार्ट सेकेंड आई डोंट नो, मतलब वो पहला वाला पार्ट आपका पार्ट 2 ही होगा, क्योंकि पहला तो पृष्ठभूमि पार्ट था ना, तो उसको हम लोगों ने पृष्ठभूमि का पार्ट माना था। तो प्रबोधन से लेकर हम लोग जब राष्ट्रवाद तक आए तो उसको हमने पार्ट 1 किया, तो पार्ट 2 आपका चल रहा है। इसमें आपने पहला टॉपिक कभी किया है औद्योगिक क्रांति वाला किया है, औद्योगिक क्रांति। अब आप इसमें दूसरा टॉपिक करोगे समाजवाद एवं मार्क्सवाद। तो अभी मैं आपको कराने वाला हूँ समाजवाद एवं मार्क्सवाद। इसके आगे मैं जब ये फिनिश करूंगा तो मैं आपको कराऊंगा साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद के आगे आपका हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध, सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और प्रथम विश्व युद्ध है वो आपका पार्ट फर्स्ट से भी जुड़ेगा। पार्ट फर्स्ट आपका समाप्त हुआ है, कहाँ समाप्त हुआ है? उग्रराष्ट्रवाद में आपका पार्ट फर्स्ट समाप्त हुआ है। तो आप उग्रराष्ट्रवाद में पार्ट फर्स्ट आपने समाप्त किया, या आप प्रथम विश्व युद्ध तक पहुंच गए, ये आपका पार्ट 2 है। और ये पार्ट 2 में प्रथम विश्व युद्ध तक आप अगर आ गए तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। लेकिन मैं पार्ट 1 से और पार्ट 2 को दोनों को मिलाकर एक डायग्राम बनाऊंगा, और जब आप यहाँ तक आओगी तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग पूरी हो जाएगी। और ये तीनों टॉपिक, सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी अभी मैंने जो औद्योगिक क्रांति वाले टॉपिक को कवर किया है, तो आप इसको ऐसे समझें कि औद्योगिकरण का औद्योगिकरण के 2 प्रभाव हैं। एक प्रभाव यहां दिखता है आपको, पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण। पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण। पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण। तो ये आपका जाएगा समाजवाद की तरफ। पूंजी के द्वारा श्रम का शोषण में जाएगा समाजवाद की तरफ। और जो समाजवाद का उग्र रूप है वही समाजवाद का उग्र रूप होगा मार्क्सवाद। एक तो आपको इस दिशा में चला जाएगा। दूसरा है औद्योगिकरण का एक स्वाभाविक परिणाम होगा बाजार, बाजार की खोज। यह फैक्टर चला जाएगा साम्राज्यवाद की तरफ। साम्राज्यवाद मैं यहाँ पर बता दूं कि साम्राज्यवाद में केवल बाजार की खोज जैसा ही कारक शामिल नहीं, उसमें और भी कारक मिलकर चले जाएंगे। तो ये सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम पहले आपको समाजवाद और मार्क्सवाद समझा रहे हैं, और आज मैं चाहूंगा कि समाजवाद और मार्क्सवाद से संबंधित जितनी भी आपकी गुत्थियां हैं, गुत्थियां सुलझ जाएं। आज के बाद इस टॉपिक में आपको दिक्कत ना रहे। इसे हम देखते हैं। अगर अमूमन, वैसे तो इसकी बहुत व्यापक परिभाषा है, अलग अलग बुद्धिजीवियों ने, अलग अलग विद्वान ने इसकी अलग अलग परिभाषा दी है। तो आप अगर हमसे कुछ कॉमन पूछेंगे तो एक कॉमन आप में एक सेंटेंस में कहेंगे कि आप एक वाक्य में हमें समाजवाद को परिभाषित करके बताएं, डिफाइन सोशलिज्म। तो हम सोशलिज्म को एक सेंटेंस में डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, एक वाक्य में परिभाषित करने की कोशिश करेंगे कि उत्पादन और वितरण के साधनों का सामूहिक स्वामित्व, यानी उत्पादन और वितरण के साधन पर सामूहिक नियंत्रण। तो जब आप मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और दैट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अगर आपका सामूहिक नियंत्रण है तो दैट इज कॉल्ड समाजवाद। अब समाजवाद में भी आपके मन में कई चीजें आएंगी कि समाजवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। कई प्रश्न आपके दिमाग में आए। तो मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ये भी स्पष्ट कर देता हूँ। जैसे देखो, समाजवाद एक बृहत्तर इकाई। तो देखो, अब इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, ये बात लगभग स्पष्ट है कि हाँ, समाजवाद को स्थापित होने के लिए आर्थिक पुनर्वितरण होना चाहिए। आर्थिक पुनर्वितरण से आशय यह है कि धनी लोगों के पास से अतिरिक्त संपत्ति निर्धनों के पास जानी चाहिए, और एक न्यायपूर्ण पद्धति होनी चाहिए। सभी सोचते हैं।
लेकिन मुख्य मुद्दा इस लेकिन मुख्य विवाद इस मुद्दे पर होता है कि आखिर ये होगा कैसे? हू विल द कैट? इसकी प्रक्रिया क्या होगी? कौन इसे लाएगा? और व्हाटएवर एंड व्हाट मीन्स इज लाइकली टू बी अडॉप्टेड नाउ, उसके लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाएगी? तो मुख्य संघर्ष या मुख्य विवाद इस मुद्दे पर होता है कि आखिर ये समाजवाद का आदर्श पूरा कैसे हो। ओके, तो इसी में दो तरह की स्कूल्स हैं। एक है जो यह मानकर चलते हैं सहज उपाय कि मानव मूलतः अच्छा होता है, मानव करुणाशील होता है, वह किसी खास प्रभाव में या एक कह सकते हो कि अपनी समझ के अभाव में वह अपने भाई बिरादर के कष्ट को नहीं समझ पाता है। अगर उसके मन में करुणा का भाव, कंपैशन का भाव अपने ही बंधु बांधव के प्रति जगा दिया जाए, तो मेल मिलाप की नीति से आपस में सहयोग करके, आपस में अंडरस्टैंडिंग बनाकर और फिर एक समझ बनाकर और फिर समाजवाद के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है और आर्थिक पुनर्वितरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तो कुछ ही इस प्रकार की चिंतक है जो आरंभिक समाजवादी थे। देखो ये आरंभिक समाजवादी है, तो आरंभिक समाजवादी ऐसा ही मानते हैं कि मेल मिलाप, समझा बुझाकर, मानव करुणा का भाव जगाकर अपने भाई बिरादर के प्रति लोगों को अपने अतिथि धन को छोड़ने के लिए राजी कर लिया जाता है और फिर वह समाज का रूपांतरण होता है, आर्थिक पुनर्वितरण होता है। तो ऐसी जो समाजवादी वो वर्ग सहयोग, इसी के लिए वर्ग सहयोग की जगह एक नया टर्म यानी उसके बदले टर्म दिया जाए वर्ग समन्वय। वे वर्ग समन्वय की बात है। दे आर नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्लास कंफ्लिक्ट, रेदर दे टॉक इन टर्म्स ऑफ क्लास कोलैबोरेशन। इसको क्लास कोलैबोरेशन कहा जाता है। तो वर्ग समन्वय के माध्यम से यानी मेल मिलाप की नीति से समाजवादी रूपांतरण लाया जाएगा। आना पर गौर कर देंगे। ऐसे समाजवादी को कहा जाता है यूटोपियन। यूटोपियन कहां से शब्द आया? हिंदी में एक शब्द है आदर्शवादी। आदर्शवादी का अमूमन मतलब यह होता है कि जिसका दृष्टिकोण, जिसकी योजना, जिसकी सोच व्यावहारिक नहीं हो तो क्या है? वो आदर्शवादी है। उसकी सोच व्यावहारिक नहीं है, वो एक मतलब एक कल्पना लोक में विचरण करने वाला। और ये जो यूटोपियन शब्द है इसकी व्युत्पत्ति में बताता हूँ। एक्चुअली यह यूटोपियन शब्द यूटोपिया से निकला है। एक टर्म आता था यूटोपिया। ये यूटोपिया क्या था? तो एक 16वीं सदी का ब्रिटिश लेखक था। तो 16वीं सदी के ब्रिटिश लेखक का नाम था सर थॉमस मोर। सर थॉमस मोर 16वीं सदी का ही ब्रिटिश लेखक। इसने एक ऐसी आदर्श समाज की परिकल्पना अपनी पुस्तक में की थी जहां आर्थिक विभाजन नहीं है, जहां कोई तनाव नहीं है, जहां कोई संघर्ष नहीं है, सभी लोग सुख से जी रहे हैं, आपस में मेल मिलाप की नीति से जी रहे हैं। इस प्रकार के जिस आदर्श समाज की उसने परिकल्पना की है वैसा आदर्श समाज व्यावहारिक जगत में नहीं देखा जाता। इसलिए उस पुस्तक का नाम यूटोपिया से ही पड़ गया यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब है जो व्यावहारिक नहीं है, जो अतिशय आदर्शवादी है, जिसको हम व्यावहारिक जगत में साक्षात्कार नहीं कर सकते। उस समय से यह मुहावरा चल रहा है और किसी के विचार को कहते हैं यूटोपियन है, जिसका मतलब वो अति काल्पनिक है, आदर्शवादी है, व्यावहारिक है। ऐसी चिंतकों को कार्ल मार्क्स आगे का चिंतक है और कार्ल मार्क्स ने इन्हें कहा था अति आदर्शवादी या अव्यवहारिक और इसी के लिए टर्म यूटोपियन। ऐसे समाजवादियों की श्रेणी को आप यूटोपियन लगा लें। अब दूसरा समाजवादियों का एक दूसरा वर्ग है, वह दूसरा वर्ग कहता है वर्ग संघर्ष। वो कहता है कि नहीं, जैसे आप लोगों ने प्रेमचंद की रचनाएं पढ़ी होगी तो आपने एक गौर किया होगा, गोदान से पहले उनकी जितनी भी उपन्यास है, सेवा सदन से लेकर और आप जितना भी कायाकल्प आप पढ़ते हैं, रंगभूमि, कर्मभूमि, वो सारे उपन्यासों में देखेंगे जो पहले वह कहीं ना कहीं जब कोई जमींदार है या कोई क्रूर व्यक्ति है, कोई साहूकार है, तो उसका दृष्टि कठोर है, वो बड़ा शोषक है। लेकिन उपन्यास के अंत में जाकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो अपना सारा धन लोगों के लिए अर्पित करना स्वीकार करता है। तो ये चीज है प्रेमचंद में, वह इसलिए है, वही है आदर्शवादी समाजवाद। मतलब वो कहीं ना कहीं उनके मन में मानव की मूलभूत अच्छाई में आस्था बनी रही थी, वो आस्था गोदान और कफन कहानी तक आकर टूट गई थी। इसलिए आपको गोदान में फिर आपको वैसा प्रेमचंद मिलते हैं कि कोई समाधान नहीं देते हैं, कोई आदर्शवादी समाधान नहीं देते हैं, बल्कि जो उसका उपन्यास का नायक होरी है किसान, उसको सड़क पर पत्थर तोड़ते हुए मरते हुए दिखाते हैं। वह इसलिए आप इस प्रकार से, या कफन कहानी का ही अंत है, बड़े दुखद है। तो किसी आलोचक ने सच ही कहा है कि अगर एक भी जमींदार प्रेम शंकर निकल गया होता तो प्रेमचंद को गोदान लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब ये हृदय परिवर्तन वाली चीजें बहुत व्यावहारिक है। अब समाजवादियों का दूसरा वर्ग है जो कहता है नहीं, लोग स्वेच्छा से तो स्वार्थ नहीं छोड़ सकते, यानी समन्वय के माध्यम से, बहला फुसलाकर, मेल मिलाप से, प्रेम से समाजवादी रूपांतरण नहीं हो सकता। उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा, उसके लिए हमें लोगों को बदलने की व्यवस्था करना पड़ेगा। अब कैसे लोगों को बदलने की व्यवस्था करना होगा, इस संदर्भ में भी दो उप समूह बन जाते हैं। ध्यान करिए, वर्ग संघर्ष की भी कोई एक श्रेणी नहीं है। अब वर्ग संघर्ष वाले में आइए तो वर्ग संघर्ष वाले में भी दो श्रेणियां बन जाती है। एक श्रेणी बनती है वर्ग संघर्ष में जिसे कहते हो तो हिंसक क्रांति में विश्वास करती है। मतलब सरभारा कहते हैं वह मजदूरों को कि सरभारा को चाहिए कि हथौड़ा उठाए, व्यवस्था को तोड़ दे, बदल दे और बलपूर्वक समाजवादी क्रांति के माध्यम से, इसको मार्क्सवादी क्रांति भी कहते हैं, उसके माध्यम से व्यवस्था को बदल दे। बुर्जुआ वर्ग, कार्ल मार्क्स ने दो वर्ग का नाम दिया, पूरी दुनिया को ही दो वर्गों में बता देता है, क्योंकि पीछे की मैं आपको बताऊंगा, पीछे के वर्गों के बारे में उसकी धारणा अलग है। तो वह यह कहता है, दो बटे हुए वर्ग की बात करता है, बुर्जुआ कहता है मध्य वर्ग और पूंजी अथवा पूंजीपति वर्ग को, और सरभारा कहता है औद्योगिक श्रमिक को, जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अर्जित करते हैं और उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं होती, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, वे अर्नर्स होते हैं।
या सर्वहारा, इंग्लिश में उसको प्रोलेटेरिएट कहा, तो वो बुर्जुआजी प्रोलेटेरिएट, बुर्जुआजी यानी बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा, इन 2 वर्गों की उसने परिकल्पना की। तो उसका मानना है कि सर्वहारा हाथ मतलब हिंसक क्रांति के माध्यम से वो सत्ता पर जबरन कब्जा करेंगे और फिर बुर्जुआ को मिटा देंगे। मतलब मिटा देंगे का मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को बलपूर्वक समाप्त कर देंगे। एक रास्ता तो यह है हिंसक क्रांति का रास्ता, जो सभी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि इसमें हिंसा होगी, मारकाट होगी, हो जाता है कैजुअलिटीज होगी, तो बहुत सारे चिंतक हैं जो पहले इस रास्ते को हाथ लेते हैं कि नहीं, ये रास्ता मंजूर नहीं। तो जो इस रास्ते को पसंद करते हैं वो कहलाए वर्ग संघर्ष में भी मार्क्सवादी। लेकिन वर्ग संघर्ष में दूसरा ग्रुप भी है जो हिंसा का रास्ता नहीं चाहता। उसका कहता है कि हम प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से, हम प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से इस वर्ग संघर्ष के लक्ष्य को पूरा करेंगे। जैसे इसी तरह का आप फेबियन समाजवादी को देखिए, या पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इसी श्रेणी में आते हैं, या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के नेता है वो भी इसी श्रेणी में आते हैं। कहते हैं देखिए वर्ग संघर्ष तो करेंगे लेकिन संसदीय राजनीति के माध्यम से, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के माध्यम से, प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से हम वर्ग संघर्ष हम दूसरे रूप में शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए हिंसा का सहारा लेंगे। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी भाई प्रजातांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे होगी, तो कानून बनाकर तो आप लोगों की आर्थिक प्रॉपर्टी तो छीन ही सकते। जैसे आप लैंड सीलिंग कर दिया, एक सीमा से जिसका लैंड है उस लैंड को ले लो और लैंडलेस में बांट दो। जो लैंडलेस है, जो भूमिहीन है, उनमें अतिरिक्त भूमि लेकर बांट देते हो, वो भी तो आर्थिक पुनर्वितरण है। इसके लिए हिंसा करने की जरूरत नहीं, कानून बनाना संसद के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। ये कुछ ऐसे समाजवादी हैं जो संसदीय राजनीति के माध्यम से लाना चाहते हैं, वह कहलाए प्रजातांत्रिक समाजवाद। तो पहले मैं कैटेगराइज कर दूं, समाजवाद एक बृहत्तर परिकल्पना है। उसमें 2 तरह के समाजवादी आ गए, एक आदर्शवादी समाजवादी जिन्हें कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन समाजवादी भी कहा, और दूसरा है जो एक आ गए आदर्शवादी समाजवादी जो वर्ग समन्वय में विश्वास करके चलते हैं। दूसरे आ गए समाजवादियों का दूसरा वर्ग जो वर्ग संघर्ष में विश्वास करता है। वर्ग समन्वय वाले को यूटोपियन कहा गया क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यावहारिक नहीं था। और जो दूसरा वाला है वर्ग संघर्ष वाले, उसको भी हम 2 कैटेगरी में रख दिया। एक हिंसक क्रांति के माध्यम से वर्ग संघर्ष के लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो दूसरा संसदीय राजनीति के माध्यम से वर्ग संघर्ष के लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। तो इस प्रकार से इनकी भी 2 कैटेगरी हो गए। अब इसका फर्क तो आप समझ गए। तो कुल मिलाकर आपसे अगर कोई पूछे कि समाजवादी और मार्क्सवादी क्या अंतर, तो आप कहेंगे वही अंतर जो एक भारतीय में पंजाबी में है, एक भारतीय अथवा बंगाली में है, या भारतीय अथवा यूपीआई में है। मतलब भारत एक बृहत्तर है, उसमें जो विभिन्न क्षेत्रीय हैं वो क्षेत्र उसी के अंतर्गत है। उसी प्रकार समाजवाद एक बृहत परिकल्पना है, मार्क्सवाद उसी के अंतर्गत है। इसलिए सभी मार्क्सवादी समाजवादी हैं, परंतु सभी समाजवादी मार्क्सवादी। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी, एक टर्म आप सुनते हो मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद टर्म है। आप मार्क्सवाद देखते हो, दूसरा टर्म है जिसको आप कहते हो कम्युनिज्म। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी ये कम्युनिज्म जिसको टर्म कहते हो ये क्या है। तो देखिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि कार्ल मार्क्स ने क्रांति के 3 चरण निर्धारित किए। पहले चरण को उसने कहा था प्रत्यक्ष कार्रवाई। प्रत्यक्ष कार्रवाई का मतलब है कि डायरेक्ट एक्शन लेकर, मतलब डायरेक्ट एक्शन लो